हजारों हस्तियों का परिचय देश से और दुनिया से कराया है, लेकिन इतना कन्फ्यूजन बहुत कम होता है। आपका परिचय कैसे कराऊं समझ में नहीं आता। ये कहूं कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सबसे मशहूर गीतकार हैं, ये कहूं कि बॉलीवुड के सबसे ज़्यादा इन डिमांड स्क्रिप्ट डायलॉग और स्क्रीन प्ले राइटर हैं, ये कहूं कि एक तेज़ी से उभरते हुए म्यूज़िक कंपोज़र हैं, बेहद टैलेंटेड सिंगर हैं, या ये कहूं कि देश के सबसे चहेते कवि हैं, या फिर ये कि हिंदुस्तान के सबसे क्रिएटिव एड गुरु हैं, इसीलिए आपको एड गुरु ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कुछ भी कहिए, सारी चीज़ें मिला लीजिए, मिक्सर में चलाइए, एक ही नाम बाहर आएगा और वो है प्रसून जोशी। इनके अंदर एक मासूम सा बच्चा भी है और बेहद गहराई से सोचने वाला एक देशभक्त चिंतक और एक गजब का शायर। फ्रेंड्स, जोरदार तालियों से स्वागत करिए, जोरदार तालियों से प्रसून जोशी। करीब 20 साल पहले एड वर्ल्ड में कदम रखा था प्रसून जी ने, और कुछ ऐसी ऐसी पंचलाइंस दी इन्होंने आते ही, इतनी कम उम्र में। आज तक हमें वो पंचलाइंस याद हैं। उनमें फन भी होता था और बहुत गहराई भी होती थी। ऐसा लगता था कि आम जीवन से ये लाइंस उठाई हैं। आपको कुछ एक लाइंस याद होंगी, जैसे एक टायर कंपनी के इन्होंने एक पंचलाइन दी थी, टायर मर्द तो कैसा दर्द। या फिर एक बहुत फेमस ऐड है, सलमान खान को आपने अक्सर उस ऐड में देखा होगा, दोबारा मत पूछना, क्लोरमिंट, वो भी इन्हीं का दिया हुआ है। या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए दिया था आपने VDIS में, 30% टैक्स 100% पीस ऑफ माइंड। या फिर ठंडा मतलब कोका कोला, वो किसे याद नहीं। ये सारे के सारे प्रसून जोशी के दिए हुए हैं। प्रसून जी ने बॉलीवुड में एंट्री मारी एड वर्ल्ड में तहलका मचाने के बाद, और आते ही 2 फिल्म फेयर अवार्ड और 2 नेशनल अवार्ड प्रसून जी जीत चुके हैं। करीब 200 अवार्ड है वैसे इनके नाम, लेकिन ये मोटे मोटे ये अवार्ड्स मैं आपको बता रहा हूं। कभी बच्चा बन के कहते हैं अंधेरे से डरता हूं मैं मां, किसने वो गाना नहीं सुना है। हम सब अपने बचपन को याद करके उन गानों पे रोए हैं। कभी देश पर आतंकवादी हमला होता है तो इस देशभक्त का खून कुछ यूं खौलता है। इस बार नहीं, इस बार जब वो छोटी सी बच्ची मेरे पास अपनी खरोंच लेकर आएगी, फू फू कर नहीं बहलाऊंगा, पनपने दूंगा उसकी टीस को। इस बार नहीं, इस बार घावों को देखना है गौर से, थोड़ा लंबे वक्त तक, कुछ फैसले, और उसके बाद कहीं तो शुरुआत करनी होगी। बहुत बढ़िया प्रसून जी, बहुत ही उम्दा। आज भी हम ये कविताएं याद करते हैं। एक 2 लाइनें और बता देता हूं जल्दी से। करप्शन, क्योंकि एक देश का बहुत बड़ा मुद्दा है आजकल, और ये भी कहा जा रहा है चुनाव उस मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। करप्शन के खिलाफ प्रसून जी ने कुछ लाइनें लिखी हैं। उसमें आखिर की लाइनें हैं, आग बेवजह कभी घर से निकलती ही नहीं है, टोलियां जत्थे बनाकर चीख यूं चलती नहीं है, रात को भी देखने दो आज तुम सूरज के जलवे, जब तपेगी ईंट तभी होश में आएंगे तलवे, तोड़ डाला मौन का ताला किसी ने, लो मशालों को जगा डाला किसी ने, भोले थे अब भाला कर दिया किसी ने। बस जल्दी से ये भी बता दूं कि आजकल आप सत्यमेव जयते देख रहे होंगे, उसका जो टाइटल सॉन्ग है सत्यमेव जयते, सच्चा है प्यार तेरा, वो भी प्रसून जी ने लिखा है। इसके अलावा दिल्ली गैंगरेप हो, उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा हो, जब भी देश का कोई मुद्दा सामने आता है प्रसून जी की कलम खुद ब खुद चलने लगती है। प्रसून जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से। विषय आपने सुन ही लिया होगा प्रसून जी, सिनेमा, संगीत और कहानी। आप तीनों में मास्टर हैं। एक एड गुरु का तमगा मैं और जोड़ देता हूं। हर कोई आपको ऐसे दिखता है, लेकिन आप खुद को क्या मानते हैं प्रसून जी सबसे ज्यादा? मुझे लगता है कि मेरे पास आइडियाज़ हैं, और मैं जब स्कूल में था, बच्चा था, तो मुझे लगता था मैं कुछ एक अटपटा सा हूँ, अपने कल्पना लोक में खोया रहता हूँ। So I never thought that there is any use for someone like me, the mind I had, and till such time I stumbled upon advertising as a world, and I realized that somebody can pay for my crazy ideas. Actually people are ready to employ me for that. And उससे पहले मैं कविताएं लिखता रहा बचपन से। मैं 17 साल का था जब मेरी पहली पुस्तक प्रकाशित हो गई, और फिर एक और पुस्तक आई। तो उससे एक चीज़ का एहसास हो गया कि अब माँ बाप को मुझे ये समझाने की ज़रूरत नहीं कि बेटा कुछ और भी कर लो, वरना इससे चलने वाला नहीं है।
तो मुझे खुद ही एहसास हो गया, बिकॉज कविताएं खरीद के कोई पढ़ता नहीं है। लोग कविताएं पसंद करते हैं, लेकिन उनको क्या लगता है कि म्यूजिक और कविता ये चीज़ें जो होती है शुड बी फ्री लाइक फ्रेश एयर एंड वाटर, व्हाई शुड वी पे फॉर दैट? सो नोबडी इज रेडी टू पे फॉर इट एक्चुअली, पीपल वांट टू एंजॉय देम बट डोंट वांट टू पे फॉर देम। सो ग्रेजुअली आई रियलाइज कि मतलब मेरे पास जो विचार हैं, ख्याल हैं, उनको किसी रूप में अगर मैं शक्ल में ढाल सकता हूँ तो कहीं विज्ञापन का एक मुझे फील्ड दिखाई दिया, और उसके बाद फिर फिल्मों से मैं जुड़ गया, और विज्ञापन का ही फील्ड मुझे बॉम्बे ले गया, और जहाँ पर मैं फिल्मों के संपर्क में आया। बचपन से मुझे ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी कि मैं फिल्मों में काम करूं, मैं बिल्कुल फिल्मों से दूर रखा गया था। हमारे यहाँ फिल्मी संगीत नहीं अलाउड था, हमारे घर में क्लासिकल म्यूज़िक सुना जाता था, साहित्य पढ़ा जाता था। तो कि भाई फिल्मी दुनिया से जुड़ूंगा, ऐसा कोई मेरे मन में एक ड्रीम ऐसा नहीं था। लेकिन जब मैं बम्बई आया तो मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि फिल्म ऐसी एक जगत है, एक फिल्म एक ऐसा एक विधा है जिसके माध्यम से मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकता हूँ। कविता को अगर गीतों की शक्ल में ढाल दिया जाए, शायद अगर मैं लिखता कि मैं अंधेरे से डरता हूँ, तो शायद वो वैसे नहीं पढ़ते लोग पुस्तक में, लेकिन गीत के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से वो लोगों तक पहुँच सकता है। तो इसलिए मैं उससे जुड़ गया। तो मूलतः मैं कहूँगा मैं एक तरह का आइडियाज़ पर्सन आई कैन कॉल माई सेल्फ, and I am fortunate that I have found a few fields in where I can express myself. प्रसून जी, हम लोग कभी कंफ्यूज होते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, क्या करें क्या ना करें, इधर जाएं उधर जाएं, लेकिन हमने आपको कहीं कहते हुए सुना है आप कंफ्यूजन पसंद करते हैं, कंफ्यूजन आपको मदद करती है। ये समझ नहीं आई बात कैसे? नहीं, देखिए, मसलन मैं जब एक पिक्चर लिख रहा था पिछले साल, 2 साल मैंने एक पिक्चर लिखी, भाग मिल्खा भाग। नाउ वो 2 साल इसको लिखने में क्यों लगे? क्योंकि एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन मुझे उसमें रहा कि ये फिल्म जो है अगर देखा जाए मिल्खा जी की कहानी, तो उसमें एक काफ़ी बात है, लेकिन उसके बावजूद वो कहानी दूरदर्शन पे कही गई है, कई तरह से कई बार शेयर की जा चुकी है। तो उसमें कितना मैं यथार्थ रखूं और कितनी कल्पना का पुट रखूं, ये निर्णय मुझे लेना था कि मैं जब एक हीरो को पोर्ट्रे कर रहा हूँ तो फिर उसकी लाइफ में अफेयर्स भी होंगे, उसकी लाइफ में प्यार भी होगा उसे, वो मजाक भी कर सकता है। तो मैं एक हीरो को क्रिएट कर रहा था। तो ये डिसीजन लेना, ये कन्फ्यूजन का जो दौर होता है, वो आपको बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मजबूर करता है। आप बहुत जल्दी अगर क्लैरिटी आ जाए आपको, कि सोचिए एक बच्चा पैदा हो, उसको शुरू से बता दिया कि बेटा तुम बड़े होकर लॉयर बनोगे, अब वो सिर्फ कितना बोरिंग आदमी क्रिएट कर रहे हैं। बचपन से उसको लॉ की किताबें पढ़ाए जा रहे हैं, ना वो साहित्य पढ़ता है, ना संगीत पढ़ता है, ना नाचता है, ना वो सिर्फ कहता है मुझे तो पता है मुझे क्या करना है लाइफ में, मुझे तो लॉयर बनना है। बस वो लगा हुआ है दिन रात। एक बहुत ही यूनिडिमेंशनल कैरेक्टर आप क्रिएट करते हैं, और जब आप कंफ्यूजन की स्टेट से गुजरते हैं तो आप मल्टी डायमेंशनल हो जाते हैं। आप बहुत सी चीज़ें बेवजह एक्सप्लोर करते हैं। आई हैव सो मेनी, आई हैव अराउंड 1000 राइटिंग पैड्स इन माई हाउस विच आर, जिसे कहते हैं खामखा राइटिंग है, वो किसी वजह से नहीं लिखा गया। इकबाल का एक शेर है कि इकबाल बहुत जिक्र करते थे शाहीन का, शाहीन द फैल्कन, बर्ड फैल्कन। सो व्हाट ही यूज्ड टू से इज कि फैल्कन जो है ये अपने शिकार पे झपटता है शाहीन, और उसको पकड़ के ऊपर उड़ जाता है, और उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर उसको जिंदा छोड़ देता है। क्यों जिंदा छोड़ देता है? ये क्यों किया उसने? ही वॉजंट हंग्री, ही वॉज इन नीड ऑफ फूड, बट वाई डिड ही कैच द प्रे एंड वाई डिड ही लीव इट अलाइव? क्योंकि लपकना, झपटना, पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का बस है बहाना। So the bird is practicing the art of hunting, कि जब उसके सामने एक्चुअली भूख उसे लगे तो तब गलती ना हो उससे। तो आप प्रैक्टिस करते रहते हैं लगातार। जब आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ते हैं या मीडिया के जिसके आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आप तैयार नहीं हैं और आपको उस वक्त आपके सामने अपॉर्चुनिटी आए, तो आप ये नहीं कह सकते जरा 2-3-4 दिन का वक्त दो, जरा मैं तैयारी करके आता हूँ, या मुझे 1-2 महीने और दो, मैं आई वॉन्ट टू जस्ट फ्रेशन अप, आई वॉन्ट टू ब्रश अप माई। यू कांट। उस वक्त आपको सिर्फ परफॉर्म करना होता है, और वो तभी आप कर सकते हैं जब आप खामखा बहुत कुछ करते रहें लाइफ में। इसीलिए कन्फ्यूजन की स्टेट जो मैं कह रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो आपको मांझती है, वो आपको तैयार करती है, वो आपको एवर रेडी रखती है।
प्रसून जी, समझ में आ रहा है कि कुछ लोग आपको सीरियसली फनी क्यों कहते हैं। सीरियसली फनी, सीरियस भी और फनी भी। आमतौर पर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ये क्या है, लेकिन अब समझ में आ रहा है आपको सुन के। आप लोगों को मैं बता दूं एक बार, अब से पहले आपने 20, 25, 30, 40 साल से गुलजार साहब और जावेद अख्तर साहब का नाम सुना होगा। सिर्फ 2 शायर थे सबसे बड़े। लेकिन पिछले 10-12 साल में प्रसून जोशी को कहा जाता है उन दोनों का मिक्सचर है। इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरे ख्याल से प्रसून जी आपके लिए भी हो नहीं सकता है। आप हर मीडियम के लिए, हर एज के लोगों के लिए, हर तबके के लोगों के लिए, हर तरह की राइटिंग प्रसून जी कैसे कर लेते हैं? अगर मैं कर पाता हूँ तो उसका श्रेय मैं उन लोगों को देता हूँ, उन मित्रों को देता हूँ, उन रिलेटिव्स को देता हूँ जिनकी ज़िंदगी से मैं जुड़ा रहा और जिनसे मैंने सीखा। कोई भी आदमी अगर ये कहे, कोई भी शख्स ये कहे कि मैं हूँ, तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। आप तो कभी होते नहीं। यू आर द सम टोटल ऑफ पीपल यू हैव इंटरेक्टेड विद। आप थोड़ा सा अपनी माँ होते हैं, आप थोड़ा सा अपना बाप होते हैं, आप थोड़ा सा अपना दोस्त होते हैं, आप थोड़ा सा अपना भाई होते हैं, और उन सबको परिलक्षित करते हैं आप अपने काम में। धीरे धीरे आपके काम में आप वो सब दिखाई देते हैं कहीं ना कहीं। तो अगर मैं किसी वर्ग विशेष से, किसी एक एज ग्रुप से कनेक्ट कर पाता हूँ, आई वॉज, एंड ऑल्सो आई थिंक देयर इज अ कॉन्फिडेंस ऑफ द लैंग्वेज यू यूज। आई वॉज राइटिंग अ सॉन्ग कॉल्ड बस्ती की पाठशाला। उस वक्त रहमान साहब थे, मैं बस्ती की पाठशाला लिख रहा हूँ। रंग दे बसंती अच्छी चल रही थी, अच्छी जा रही थी फिल्म। बस्ती की पाठशाला काफ़ी बाद में लिखा गाना। तो पाठशाला पर काफ़ी विवाद हुआ कि भाई पाठशाला जैसा शब्द कौन समझेगा। अरे पाठशाला गांव में होती है यार, कोई नहीं समझता। अरे पाठशाला कहाँ होती है, बताओ भाई कौन मैंने कहा नहीं जानते, कोई बात नहीं। लेकिन आपका जो इंटेंट है वो है कि आप मॉडर्न लिख रहे हैं। कई लोगों ने ये किया कि आपने फिजिक्स पढ़ी है मैंने लाइफ में, अभी आप कन्फ्यूजन की बात कर रहे थे और चीज़ों की बेवजह टाइम बर्बाद करने की बात कर रहे थे। अगर कोई और लिरिसिस्ट उस गाने को लिखता तो शायद उसमें शब्द का यूज़ होता तेजाब। मैंने लिखा है उसमें, नाटा ये सन्नाटा है, देखो लंबू शोर है, हर दिल में बुड़बुड़ करता H2SO4 है। क्योंकि मैं स्कूल गया था इसलिए मैंने H2SO4 लिखा, वरना मैं तेजाब ही लिखता सबकी तरह। सो कहीं कोई चीज़ वेस्ट नहीं होती और आपके काम में वो रिफ्लेक्ट होने लगती है। योर अंडरस्टैंडिंग विच यू गेट थ्रू पीपल एंड योर कॉन्फिडेंस विद वट यू डू। आई थिंक दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। आई थिंक कन्विक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका कन्विक्शन अगर नहीं होगा तो दूसरे आदमी को दिखाई देगा कि आप खुद ही, यू आर नॉट सोल्ड आउट योर सेल्फ, यू आर नॉट कन्विंस योर सेल्फ। आपके काम में एक तरह का आत्मविश्वास नहीं होगा, और वो आत्मविश्वास तभी आएगा जब आप उसकी तरफ एक इंटेंट से, एक करेक्ट इंटेंट से पढ़ेंगे। गजब का ऑब्जर्वेशन पावर आपका है, आप उसके लिए मशहूर भी हैं। और आप सबको ये पता होना चाहिए कि प्रसून जी ऑब्जर्व क्या करते हैं, कहीं स्पेस ऑब्जर्व करके ये सब चीज़ें नहीं लिखते हैं। अपने आसपास जो कुछ हो रहा है, जैसे बता रहे थे, उन्हीं को ऑब्जर्व करके और इतनी गजब की लाइनें लिखते हैं। ठंडा मतलब कोका कोला का आइडिया कहाँ से आया था? प्रसून जी वो किस्सा सुनाएंगे, बहुत गजब का किस्सा है वो। एक बार कहीं ट्रेन से जा रहे थे, मैं ट्रेन से जा रहा हूँ और एक प्लेटफॉर्म पे एक व्यक्ति सोया हुआ है, बहुत सारे बोरियां रखी हुई हैं। उसका जो है मुझे वो याद आ गया था कि या तन की झाई पड़े श्याम हरित द्विति होए। तो एक मतलब साहित्य में आते सभी कुछ अपना एक साथ चलता रहता है। तो वो गनी बैग्स हैं, उसकी शेडो पड़ रही है और उसमें एक व्यक्ति सोया हुआ है। मैंने कहा कि अगर इसमें कोका कोला के क्रेट रखे होते और इसके कोका कोला के जो क्रेट्स हैं उसकी जो शेडो है उसमें भी अगर ठंडक हो और उसमें सो रहा है एक आदमी और नीचे ठंडा मतलब कोका कोला लिखो, तो फिर एक तरह का एक इमेज बनता है। सो आई गॉट दिस इमेज एंड आई केम बैक एंड आई शेयर्ड इट विद द आर्ट डायरेक्टर. This ad went on to win 2 gold lions at Cannes Festival in 2003 and became almost a cult in every festival around the world as कि कोका-कोला ने किस तरह के ads किए हैं देखिए इंडिया में। तो ये आइडिया वहाँ से शुरू हुआ कि इस तरह की चीज़ ज़िंदगी के ऑब्जर्वेशंस को अगर आप ढालें और वहीं से प्रेरणाएं मिलती हैं, वहीं से चीज़ें निकलती हैं। बिल्कुल। ठंडा, जैसे ठंडा, आप कोई आपके गेस्ट आते होंगे घर में तो आप कभी ये नहीं पीते कोक पियेंगे, पेप्सी पियेंगे, आप गर्मियों में ये कहते हैं ठंडा लाएं कुछ, तो ये ठंडा वहाँ से आया है और ठंडा मतलब कोकोला। लेकिन एक और चीज़ है प्रसून जी, बहुत सारे बच्चों के पास सवाल है आपके लिए। एक चीज़ और है, आप आसपास की ज़िंदगी से, समाज से ऑब्जर्व करके लाइनें निकालते तो हैं, लेकिन आपकी राइटिंग में कभी ऐसी लाइनें नहीं होती हैं, आंटी पुलिस बुला लेगी, मुन्नी बदनाम हुई, शीला जवान हुई। कहने का मतलब ये है कि आपने वो मर्यादा मेंटेन करके रखी है। आपने आज के यूथ की
भाषा इस्तेमाल भी की है, आज के समाज से आइडियाज़ लिए भी हैं, लेकिन फिर भी आपकी लैंग्वेज में एक मर्यादा है, एक डिग्निटी है। देखिए, ज़िंदगी से आप अगर जुड़े रहें तो मर्यादा बनी रहती है। अगर आप ज़िंदगी से कट जाते हैं तो मर्यादा ख़त्म हो जाती है, फिर आप अपने एक सस्पेंडेड वर्ल्ड में रहते हैं। और मुझे नहीं लगता कि मनोरंजन के लिए किसी भी व्यक्ति का अपमान किया जाना चाहिए, और वो ज़रूरी है। आइटम नंबर की जहाँ तक आप बात करते हैं, मैंने इसमें लिखा था हवन करेंगे, बहुत हिट गाना है। उसमें कहाँ से वो किस पार्टी में नहीं बजता आज, और किसका अपमान किया गया उसमें। तो ये महिलाओं का अपमान करके जो मज़े लिए जा रहे हैं, उस पर तो अंकुश लगाना पड़ेगा। आपको पता है ना कि गा भी लेते हैं प्रसून जी, बहुत बढ़िया गाते हैं। अपना फैमिली बैकग्राउंड तो उन्हें बताया। प्रसून जी, इससे पहले सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, कुछ आप गुनगुनाना चाहेंगे या कुछ 2-4 लाइनें अपनी कहना चाहेंगे? क्योंकि नहीं, मैं आपको महिलाओं की बात चली तो मैं बाबुल सुना देता हूँ आपको। ये एक मैंने निर्भया के लिए को डेडिकेट किया था, लिखा था मैंने इसको। मैंने मेरे काफ़ी अच्छे लिखे हुए गीतों में से मैं समझता हूँ। एक लड़की अपने पिता से कह रही है कि बाबुल जिया मोरा घबराए। आप लोगों ने कुछ ने शायद सुना भी हो, मैंने टीवी पे भी एक बार उसको गाया था। बाबुल जिया मोरा घबराए, बाबुल जिया मोरा घबराए, बिन बोले रहा न जाए, बिन बोले रहा ना जाए, बाबुल जिया मोरा घबराए। बाबुल मोरी इतनी अरज सुन लीजो, मोहे सोनार के घर ना दीजो, मोहे सोनार के घर ना दीजो, मोहे जेवर कभी न भाए, बाबुल जिया मोरा घबराए। बाबुल मोरी इतनी अरज सुन लीजो, मोहे राजा घर ना दीजो, मोहे राजा घर ना दीजो, मोहे राज न करना आए, बाबुल जिया मोरा घबराए। बाबुल रे बाबुल मोरी इतनी अरज सुन लीजो, मोहे लोहार के घर दे दीजो, मोहे लोहार के घर दे दीजो, जो मोरी जंजीरें पिघलाए, बाबुल जिया मोरा घबराए। बिल्कुल इसी तरह आपने सत्यमेव जयते के लिए भी ओरी चिरैया, वो गाना भी बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही खूबसूरत था। ये आमिर खान के साथ क्या केमिस्ट्री है आपकी? हर दूसरे प्रोजेक्ट में आप आमिर के साथ काम करते हैं, लगता है बहुत एक स्ट्रॉन्ग आपका। जी, आमिर ऐसा हम लोग मतलब सोचते नहीं है कि हम क्यों काम करते हैं साथ में, बट देयर इज डेफिनेटली समथिंग व्हिच स्ट्राइक्स अ कॉर्ड बिटवीन अस। शायद हमको कहीं लगता है कि जो लोगों का प्यार मिलता है उसके साथ साथ शायद कुछ कहा भी जा सकता है, कुछ बात भी की जा सकती है, एक सार्थक बात भी कही जा सकती है, और उसके एंटरटेनमेंट के चलते चलते कुछ बातें भी हो सकती हैं। तो शायद कहीं हम लोग के ख्यालात मिलते हैं, इस वजह से इतने सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग ने साथ में किए। चलिए अब सवाल ले लेते हैं बच्चों के। जल्दी से मैं 2-4 फिल्में बता देता हूँ, पता नहीं क्योंकि आप आजकल के बच्चे हैं, सारी फिल्में देखते हैं नहीं देखते हैं, जो प्रसून जी जिन फिल्मों के साथ जुड़े रहे हैं। इतने कम टाइम में लिस्ट बहुत लंबी नहीं है फिल्मों की, लेकिन उसकी एक वजह है, क्योंकि प्रसून जी बहुत सेलेक्टेड फिल्म्स करते हैं और इनके पास टाइम भी बहुत कम रहता है, क्योंकि एड वर्ल्ड में और बाकी चीज़ों में बहुत बिजी रहते हैं। विश्वरूप 2, सत्याग्रह, भाग मिल्खा भाग, तालियां बजाइए प्लीज, इश्क इन पेरिस, तेरी मेरी कहानी, आरक्षण, ब्रेक के बाद सिकंदर, लंदन ड्रीम्स, दिल्ली 6, गजनी, थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक, तारे जमी पर, फना, रंग दे बसंती, ब्लैक, रोक सको तो रोक लो, फिर मिलेंगे, हम तुम, आंखें, क्यों, लव एट टाइम स्क्वायर, लज्जा जो इनकी पहली फिल्म थी, और भोपाल एक्सप्रेस। चलिए जल्दी से अब सवाल ले लेते हैं। प्रसून जी,
क्योंकि बच्चे भी समझ नहीं पा रहे हैं आपसे क्या पूछें क्या ना पूछें, क्योंकि आप इतनी सारी चीज़ें एक साथ करते हैं। तो कोशिश करेंगे जरूर जरूर कि जल्दी से Please go ahead. ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लें। समर्थ का सवाल सबसे पहले ले रहे हैं, समर्थ वाजपेयी। सर मेरा सवाल आपसे ये है, आप एड गुरु भी हैं, पोएट भी हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं लेकिन फिर भी अलग हैं, तीनों के अंदाज फ़र्क है सर। इनमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप करना ज़्यादा पसंद करते हैं और मतलब जिसमें आप खुद को ज़्यादा अच्छे तरह से बयां कर पाते हैं इन तीन, मतलब इन सब में? देखिए, मुझे मोमेंट जो है वो पसंद है। कोई भी मोमेंट, किसी फिल्म का भी हो सकता है। मुझे याद है मैं एक सीन लिख रहा था, अगर आपको मैं ऐड का एग्जांपल दूँ, हैप्पी डेंट का एक ऐड मैंने किया था जिसमें दांतों से पूरा पैलेस वैलेस चमक जाता है। वो उसको काफ़ी अवार्ड्स भी मिले। वो जब मैं लिख रहा था तो मुझे एक विचित्र रस, जिसे अद्भुत रस का एक एहसास हो रहा था। और मुझे याद है जब मैं वो फिल्म क्लाइंट को प्रेजेंट कर रहा था कि ये एक कहानी है एक आदमी की जो अपने काम के लिए लेट हो रहा है, लेकिन वो एक बल्ब है और एक राजा के पैलेस में ही इज़ एम्प्लॉयड एज अ बल्ब and all his friends are bulbs. Somebody is employed in a car, somebody is employed in a lamp. So I'm going on with this story and how he reaches there and finally the chandelier comes to life. कहता आप सीरियस हैं क्या इस बारे में? I hope you're not serious. ऐसा नहीं है, मैं सीरियस भैया करना चाहता हूँ ऐसा। बोला ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, करके देखते हैं। तो उस वक्त भी मुझे एक बच्चे का जैसा एहसास हो रहा था कि हाँ मैं एक जैसे कहानी बता रहा हूँ। या मैं जब भाग मिल्खा भाग के लिए सोच रहा था कि मैं कैसे भाई और बहन का प्यार दिखाऊं, तो मैंने एक सीन लिखा कि क्या हो अगर मिल्खा जो हैं वो वापस आते हैं कोट पहन के और बहन को कोट पहना देते हैं और उसमें हाथ डाले और वो बिंदे निकल जाएं। तो उस वक्त भी मुझे वही एक एहसास हो रहा था कि कुछ मैं नया कर रहा हूँ, कुछ सही कर पा रहा हूँ, कुछ कनेक्शन होगा शायद इससे। ये मोमेंट्स में होता है। तो मुझे लगता है कि आई एम बेसिकली स्टोरी टेलर एंड टेलिंग स्टोरी थ्रू माई सॉन्ग्स, या फिल्मों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, या तारे ज़मीं पर ही लीजिए आप कि मैंने बहुत वक्त तक ये गाना लिखा नहीं माँ, पर एक दिन मुझे लगा कि मैं लिखना चाहता हूँ आज इस गाने को, कुछ थॉट आ रहा है मुझे। और वो थॉट ये था कि जब मैं बच्चा था मेरी माँ एक बार मुझे छोड़ के ट्रेनिंग प्रोग्राम में चली गई, तो मुझे लगा कि मुझे क्या एहसास हुआ था वो मैं लिखना चाहता हूँ कि मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, यूँ तो मैं दिखलाता नहीं तेरी परवाह करता हूँ मैं। तो ये एक मोमेंट होता है, वो मोमेंट के लिए मैं लिखता हूँ, उस मोमेंट के लिए मैं जिंदा हूँ और वही आप लोगों तक मुझे किसी तरह से पहुँचाता है। वो किसी प्रोफेशन से भी आ सकता है। प्रसून जी 2-4 लाइनें और कहेंगे अगर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ? मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, यूं तो मैं दिखलाता नहीं तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ, तुझे सब है पता है न माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे सोचूं यही तू आके थामेगी माँ। उनसे मैं ये कहता नहीं पर सहम जाता हूँ मैं माँ, चेहरे पे आने देता नहीं दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ, तुझे सब है पता है न माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। आलोक रंजन। Yes, sir. Good afternoon, sir. जी। Sir, we want to know, sir, any inspirational figure in your life? माई ग्रैंड मदर, वो इसलिए इंस्पिरेशनल हैं, वो जब 19 साल की थी तो उन्होंने अपने पति को खो दिया। बेटी थी एक,
और वो अनपढ़ थी उस वक्त। और मुझे याद है जब वो रिटायर हुई तो वो एक स्कूल की प्रिंसिपल थी। 19 साल की उम्र में उन्होंने पढ़ना लिखना 12 खड़ी काका गागा सीखा और उसके बाद एक प्रिंसिपल की हैसियत से रिटायर हुई। तो मुझे लगता है गांव की महिला थी, कृषक महिला थी, उनको मैं देखकर मुझे लगता है कि ये जो एक स्ट्रेंथ है और वो स्ट्रेंथ जो आदमी के कैरेक्टर की स्ट्रेंथ है वो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है और मुझे वो लगता है कि वो मेरे लिए काफ़ी इंस्पिरेशनल है। प्रसून जी, एड वर्ल्ड में तो हमने सुना है कि पीयूष पांडे से आपने काफ़ी कुछ सीखा है, लेकिन बॉलीवुड में आपके इंस्पिरेशंस कौन है? देखिए, एड वर्ल्ड में भी बहुत से मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं। पीयूष एक इंस्पिरेशन रहे हैं। सुरेश मलिक सबसे पहले व्यक्ति थे जिनसे मैं एडवर्टाइजिंग में सीखना शुरू किया। वो उन्होंने उस वक्त एक ऐड बनाया था, मिले सुर मेरा तुम्हारा, और उस वक्त वो मैं उनको मिला था, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। नील फ्रेंच एक ऐड के मशहूर गुरु हैं, वो उन्होंने मैंने उनसे बहुत सीखा। फिल्मों में देख देख कर बहुत सीखा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं फ़िल्मों के माहौल से काफ़ी दूर रहा। मैंने ज़्यादा फिल्में भी नहीं देखी थी और हम लोग उत्तराखंड में रहते थे, छोटे छोटे गांव शहरों, शहर तो होते नहीं है वहाँ पे, मतलब उस वक्त और भी छोटी पॉपुलेशन होती थी, तो इतना एक्सेस नहीं था। जब बॉलीवुड में आया या लोगों का काम देखा तो जावेद साहब का, गुलजार साहब का काम तो है ही। उसके अलावा मैंने आमिर से बहुत, मुझे लगता है, बहुत सीखा है। और पुराने बहुत से शायर हुए, जैसे साहिर लुधियानवी हैं, कैफ़ी आज़मी हैं, शैलेंद्र जी हैं, इन लोगों से, प्रदीप जी हैं, बहुत अच्छा काम इन लोगों ने किया था। वो मैं खुशकिस्मत समझता हूँ कि सबके नाम लूँगा तो बहुत वक्त निकल जाएगा, पर ऑब्जर्वेशन से बहुत कुछ आदमी सीख सकता है। तो आई थिंक आई आफ्टर ऑब्जर्वेशन आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दीज पीपल। वेरी गुड। पल्लवी, पल्लवी माइक। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। सर, जैसे मीडिया इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, मानक सर ने भी कहा कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, और आपने भी कहा कि फिल्मों में काम आपने देख देख के सीखा। तो क्या ये एक इनबॉर्न टैलेंट होता है जो हम कहते हैं बॉर्न विद टैलेंट? तो क्या इसे हम विद टाइम भी सीख सकते हैं, या इसको सीखने का क्या प्रोसेस है, या जो इंसान इससे पैदा होता है विद टैलेंट ओनली ही कैन मेक हिज मार्क इन मीडिया वर्ल्ड? जी, ये अच्छा सवाल है। और देखिए, पता नहीं ईश्वर प्रदत्त क्या होता है और क्या आप, व्हाट आर यू बॉर्न विद, व्हाट इज़ दिस, बट मुझे ये मालूम है कि माहौल से बहुत फ़र्क पड़ता है। बचपन का जो आपका घर का माहौल होता है, जिस तरह की चीज़ें आप देखते हैं आसपास, बच्चा उससे बहुत कुछ सीखता है। इनिशियली बच्चा जो है माँ बाप को इम्प्रेस करना चाहता है, तो आप देखेंगे बच्चे जो हैं, अगर माँ बाप मतलब जोक पसंद करते हैं तो वही चीज़ बार बार वही करके दिखाने लगता है। अगर एक तरह से गिरना उनको पसंद है, वो उस तरह से गिरने लगता है। तो बच्चा अपने परिवेश से बहुत कुछ सीखता है। और उसके बाद क्वेश्चन है कि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। एक तो माहौल है, माहौल के बाद ऐसे कोई व्यक्ति जो आपको बता सकें कि आप में सचमुच इस तरह की प्रतिभा आ गई है आपके रुझान की वजह से, और उसको नर्चर किया जाना चाहिए। क्या वो इनबॉर्न है, इसके ऊपर सारे वक्त तक विवाद चलते रहते हैं। शायद किसी ने भी ये बात अभी तक क्लियर नहीं की है कि जेनेटिकली कितना ज़रूरी है टैलेंटेड होना वर्सेस माहौल का कितना असर होता है। माहौल के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, ऐसा माना गया है, और मैं भी यही मानूंगा। और मैं ये उसके बाद मानूंगा, उसके बाद जो डिपेंड करता है वो आपकी हार्डवर्क पे डिपेंड करता है और आपके डेडिकेशन पे। तो सही प्रोफेशन का चुनाव होना, एक बार अगर आपने गलत प्रोफेशन का चुनाव कर लिया है तो छोड़ने में भी आप लोगों को कोई वो नहीं होना चाहिए कि नहीं, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे मज़ा नहीं आता इस काम में, इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको जल्दी छोड़ देने में कोई बुराई नहीं है। इसी को मैं स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन कह रहा था आपसे, कि एक बार कुछ ट्राई करते हैं तो आप छोड़ भी सकते हैं उसे। सबसे मुश्किल होता है कुछ चुन करके उसे छोड़ना, और उसके बाद ये लोगों के सामने कि मैं नहीं कर पाया। देखिए, आपको एंड ऑफ द डे किसी और के लिए कुछ नहीं करते हैं, आप अपने लिए करते हैं। आपको अपने साथ जीना है। अगर आप जो करते हैं उसके साथ आप खुश नहीं हैं तो आप अपने साथ कैसे जिएंगे? तो यू बी आंसरेबल टू योर सेल्फ, आस्क दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, एम आई इन द राइट प्रोफेशन? और जो आपको ये बात झुटलाए कि नहीं नहीं तू कर लेगा, वो ये ज़बरदस्ती की जो है जिद ठान लेना कि नहीं मैं इसमें करके रहूँगा, अगर वो गलत जगह पे आप हैं तो हो सकता है आपकी एनर्जी गलत जगह वेस्ट हो रही हो। तो उसको चेंज करने में भी वक्त नहीं लगाना चाहिए, कभी ईगो नहीं लाना चाहिए। और अगर आपने सही चुनाव कर लिया है उसके बाद उसके ऊपर लगे रहना, आपका वक्त ज़रूर आएगा। सुन जी, कहते हैं कि बॉलीवुड खास तौर से बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है वहाँ पैर जमाना। आपने भी क्या स्ट्रगल किया था? आपको दिक्कतें आई थी शुरू में जब आप आए थे एड वर्ल्ड से?
देखिए, मैं कभी स्ट्रगल का महिमा मंडन नहीं करता हूँ। मेरे अगर आप स्ट्रगल देखें तो आप ये बताइए कि मेरे पास क्या बैकग्राउंड है। ना मैं विज्ञापन के, मेरे शिक्षक परिवार का मैं व्यक्ति हूँ। छोटे उत्तराखंड के जिसे शहर भी नहीं कहते, वहाँ उन जगहों से मैं आया। किसी तरह का कोई एक्सपोजर मेरे पास नहीं था, कोई गॉडफादर नहीं था, तो स्ट्रगल तो डेफिनेटली रहा है। पर मैं उस स्ट्रगल को कभी महिमा मंडित नहीं करूंगा। मैं नहीं चाहता कि लोगों को लगे कि इतना मुश्किल है कि नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं हर व्यक्ति को लगे कि वो कर सकता है। मधुर राय, मधुर देर माइक। प्रणाम सर। सर, 17 साल की उम्र से आपकी कलम के साथ सक्रियता है जो आज भी बरकरार है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए इस जो 17 साल से लेके आज तक काफ़ी कुछ चेंजेस आपने देखे होंगे, काफ़ी कुछ अनुभव किया होगा, तो अगर मैं ये जानना चाहूं कि आप अपने प्रतिरूप से जो कि 17 साल का ही हो, उससे क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? जो चेंजेस आए हैं, कुछ कौन सी आदतें छोड़नी चाहेंगी, क्या किन चीज़ों के प्रति ध्यान देना होगा, ये ऐसा कुछ संदेश दे। कहने का मतलब ये थोड़ा सरल कर देता हूँ। सवाल ये है कि 17 साल से अब तक आपने जो भी नॉलेज गेन की है, एक्सपीरियंस गेन किया है, अगर ये सारा आपको 17 साल की उम्र में होता तो आप खुद को क्या बताते? कुछ नहीं बताता, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। देखिए, किताबों से कभी नहीं सीख सकता आदमी। जो अनुभूत सत्य है वो अनुभूत सत्य ही रहेगा। आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस वो आपसे कभी कोई नहीं छीन सकता। जिस अनुभव से आपका शरीर, आपका मन, आपका एग्जिस्टेंस, आपका अस्तित्व जिस अनुभव से नहीं गुजरा, उस अनुभव को कभी भी आप आत्मसात नहीं कर पाएंगे और उस अनुभव से आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। कहीं किताब से पढ़ लिया कि ऐसा करना चाहिए इसलिए आप करेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा आपको। लेकिन जिस दिन आपको लगने लगे, आपके अस्तित्व को ये लगने लगे कि ऐसा करना चाहिए, उस दिन आप उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ज़रूरी है कि आप अनुभवों से स्वयं गुजरें और अपनी गलतियां खुद करें। मुझे लगता है कि गलतियां करना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से वही सभी गलतियां करना चाहूँगा और मैं बिल्कुल नहीं बताना चाहूँगा उस 17 साल के प्रसून को कि अब ये मत करना और ये करना। क्या बात है। गौरव, गौरव, गौरव। हेलो सर, माई सेल्फ गौरव शर्मा फ्रॉम आइजम्स। सर, मैं और वो फ्रॉम द एज ऑफ 17 सर टू द लेटेस्ट सनशाइन लेन्स, सर व्हाट आर द लर्निंग्स एंड चेंजेस सिंस देन? एक तो मैंने सिंप्लिसिटी काफ़ी सीखी। पहले मुझे याद है कि जब ये पहली पुस्तक प्रकाशित हुई थी, उसमें एक कविता थी कि मृत्यु के बारे में मैंने लिखी थी कि जब किसी चीज़ को, आप खूबसूरत चीज़ को देखते हैं तो आपकी पलकें नहीं झपकती। तो इसके ऊपर ये थॉट था कि क्या मृत्यु इतनी सुंदर है कि उसके बाद आपकी पलकें नहीं झपकती, कि अपलक निहारना सौंदर्य को अनुभूति का द्योतक बन जाता है। अपलक ही हो जाता है मनुष्य जब करता है आलिंगन मृत्यु का, तब कौन सी अनुभूति होती है उसे जिससे वो कभी नहीं लौटता। ये मेरी 17 साल की कविता है। उसके बाद से धीरे धीरे मैंने अपने आप को सरल करने लगा और सरल शब्दों में लिखने की कोशिश करने लगा। तो मैं चांद सिफारिश जो करता, तुम्हारी जैसी चीज़ें लिखने लगा। तो मुझे लगता है कि ऑडियंस से कनेक्ट करना, जो मैं लिखता हूँ उसका संप्रेषण होना, क्योंकि मैं संप्रेषण व्यवसाय से जुड़ा, चाहे वो फिल्में हों चाहे वो विज्ञापन हो, यहाँ पे संप्रेषित होना विचारों का और बातों का बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए धीरे धीरे मुझे लगा कि सिंप्लिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट देर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन सिंप्लिसिटी एंड इग्नोरेंस। कई लोग जो होते हैं उनको आता ही नहीं है और वो कहते हैं ये सिंपल है। वो सिंपल नहीं हो सकता कभी, वो आपको आता नहीं है, इसलिए आप ऐसे सरल हैं। तो सरल, सिंपलटन और सिंपल में फ़र्क है। सरल करते करते प्रसून जी, जाहिर है आजकल आप सोशल मीडिया की लैंग्वेज बहुत ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ट्विटर, फेसबुक, इधर उधर। वो लैंग्वेज बहुत इंग्लिश किस्म की लैंग्वेज है, बहुत स्लैंग भी उसमें है। क्या आप उससे भी ऑब्जर्वेशंस अपने लेते हैं, कुछ आइडियाज़ वहाँ से लेते हैं, लिखते हैं उस तरह का कुछ? नहीं, देखिए, पढ़ता रहता हूँ लोगों के विचार। लैंग्वेज में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंग्रेज़ी और हिंदी जो है एक दूसरे के विरोध में नहीं है। हिंदी और अंग्रेज़ी कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन कई लोग मुझसे बोलते हैं, पूछते हैं कि आप हिंदी में लिखते हैं और आपके व्यवसाय में अंग्रेज़ी का बहुत प्रयोग होता है। तो मैंने कहा देखिए, इसमें कन्फ्यूजन मत कीजिए। हिंदी मेरी भाषा है, अंग्रेज़ी मेरा स्किल है। और इसलिए मैं ये कहता हूँ कि भाषा जो होती है वो एक माँ की तरह होती है। वो मैं उसकी चोटी भी खींच सकता हूँ, उसके साथ में उसके गाल में ऐसे ऐसे कर सकता हूँ,
लेकिन वो अंग्रेजी के साथ मेरे को वो आज़ादी नहीं है। हिंदी के साथ मेरी आज़ादी है कि मैं उसकी चोटी खींच सकता हूँ और मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। निहारिका, निहारिका। गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज़ निहारिका एंड आई एम फ्रॉम आइजम्स। सर मेरा सवाल ये था, फ्रॉम योर ठंडा मतलब कोका कोला कैंपेन won the Cannes Lion Award in 2003 and you have also been the chairman of this jury in 2008 and 2009. So sir, how does this feel to be recognized at an international level? Is this world waking up at Indian advertising? International level है, मतलब I could hardly think of कि मैं कांस फेस्टिवल में चेयर करूँगा। इस साल मैं उनका ओवरऑल चेयरमैन हूँ कांस फेस्टिवल का। Yes, sir. तो आई थिंक मैं वापस देखता हूँ उन पाठशालाओं को याद करता हूँ। आपको ताजुब होगा, हम लोग जब क्लास पढ़ने जाते थे स्कूल में तो हम वो तख्ती लेकर जाते थे और वो जो बैटरी आती है उसको तोड़ते थे, उसमें जो कालिख निकलती थी उसको तख्ती पे लगाते थे और खड़िया से लिखते थे। तो आज शायद लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। कलम जो होती थी वो सरकंडे की हम लोग खुद काट करके और उसे छील करके कलम बनाया करते थे, उससे लिखते तक। तो ये सब चीज़ें करके, और जब ये बातें एक फ्रेंच रिवियरा में जाके किसी को बताता हूँ तो उनको बिलीव नहीं होता। उनको शायद ये लगता है कि हिंदुस्तान में अब भी लोग हाथी पे स्कूल जाते हैं शायद, लेकिन उनको पता नहीं हिंदुस्तान भी बदल गया है। और लेकिन मैं उस छोटी जगहों से आता हूँ और मैं उसमें मुझे फ़ख्र है कि मुझे जीवन से और मिट्टी से मैं इतना जुड़ा रहा। क्योंकि देखिए, अगर आपकी जड़ें जुड़ी रहेंगी ना तो आप ऐसा वृक्ष बन सकते हैं जो कहीं भी ऊंचाई में जाकर लहराएगा, लेकिन जब तक उसकी वृक्ष की जड़ें जुड़ी हुई हैं तब तक उसे खाद पानी मिलता रहेगा। तो मैं इसलिए खाद पानी की कोई कमी नहीं। तो सुनिए, इतना कुछ लिखा है आपने, इतनी सारी फिल्मों में आपने डायलॉग्स लिखे हैं, स्टोरी लिखी, स्क्रीन प्ले, गाने लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं। आपके दिल के सबसे करीब कौन सी लाइनें हैं? कौन सी ऐसे कहा जाए, मतलब अलग जो अक्सर आपके जहन में आती हो, आप गुनगुनाने अलग अलग लगते हो। विषयों पर अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब कोई ऐसा गाना आपने लिखा हो जो आपको बहुत याद मुझे आता हो, बहुत अच्छा लगता है। मुझे मौला मौला बहुत अच्छा लगता है। मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिल्ली 6 से मसक्कली मुझे बहुत अच्छा लगता है। मसक्कली, इसका देखिए मसक्कली का कोई मतलब नहीं है, क्यों प्रसून जी? जी, मसक्कली कोई शब्द नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये कहाँ से आया? ये मुझे याद है यार, रहमान साहब के स्टूडियो में रात को हम लोग काम कर रहे थे, तो वो ही वाज प्लेइंग अ ग्रूव, तारा 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 अगेन अगेन। सो मेरे को ऐसा ख्याल आता कि मसक्कली मसक्कली और मसक्कली 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 और मटक। सो अब वो मसक्कली, वो कह रहे ये बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में, पर मतलब क्या है इसका? तो मैंने कहा मतलब तो कुछ नहीं है इसका। तो पर मैंने कहा इसका मतलब निकाल सकते हैं। तो अगर मसक्कली, हम लोग कबूतर का नाम रखे फिल्म में, तो उसमें कबूतर का नाम मसक्कली है फिल्म में। तो मसक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली, जरा पंख झटक गई धूल अटक और लचक मचक के दूर भटक। सो मैं उसको खेलने लगा उसके बाद, तो वो एक गाना बन गया उसके बाद। और हमारे देश में क्या है, कोई ये मानना नहीं चाहता कि उसे भाषा नहीं आती। तो मेरे कई दोस्त हैं, उनसे पूछते ये मसक्कली तूने लिखा है यार, आई नो द, ऑफ कोर्स आई नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड, बट विच कॉन्टेक्स्ट हैव यू यूज्ड इट? सो मैंने कहा भैया कोई ऐसा शब्द नहीं है, आप क्यों, मतलब आपको नहीं हो पता होगा। नहीं नहीं आई नो, कोई शब्द है ही नहीं भाई मेरे। अच्छा, I thought there is something like that exists, no? Yeah, of course. तो अभी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, खेलते हैं, और ऐसे मसक्कली भी बन गया। और कौन सा गाना जब आप गाते हैं तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिलते हैं प्रसून जी? I don't know. एक गाने की ज़माने बात में मैं मैंने शुभा मुदगल जी के लिए लिखा था एक गाना, सीखो ना नैनो की भाषा पिया। That time it was very popular, 15 साल पहले। थोड़ा याद दिलाइए ना प्रसून जी। सीखो ना नैनों की भाषा पिया, कह रही तुमसे ये खामोशियाँ, सीखो ना पिया, लब तो न खोलूंगी मैं, समझो दिल की बोली, सीखो ना नैनों की भाषा पिया।
क्या बात है, मशक कली हवन करेंगे और ये एकदम अलग अलग है। और कोई स्टूडेंट्स जो सवाल पूछना चाहते हैं? आजकल एक गाना बहुत पसंद आता है मुझे अपना ही। हाँ, कौन सा? ओ रंगरेज तेरे रंग दरिया में, ओ रंगरेज तेरे रंग दरिया में, डूबना है बस तेरा बनके, नहीं रहना दूजा बन के, एक भी सांस अलग नहीं लेनी, एक भी सांस अलग नहीं लेनी, खींच लेना प्राण इस तन के, नहीं रहना दूजा बन के, ओ रंगरेज तेरे रंग दरिया में, ओ रंगरेज। क्या हुआ? माइक। कि आप अभी भी अपने संगीत का रियाज कर रहे हैं क्या? नहीं, जितना करना चाहिए नहीं, कभी कभी शावर के नीचे करता हूँ। कौन सा गाना गाते हैं प्रसून जी बाथरूम में? कोई भी यार, डजंट मैटर। मतलब अपने गाते हैं या कोई भी जो चल रहा कुछ भी। होता है? मैं तो जिंगल लिख रहा था उस वक्त, याद है मुझे, एक लिखा था उम्मीदों वाली धूप, तो वही सनशाइन गा वाली रहा था। आशा। वैसे और कोई राइटर हैं और कोई म्यूजिक कंपोजर हैं या सिंगर है जिनके गाने आपको बहुत पसंद हो? मुझे शंकर के गाने बहुत पसंद है। ओवर अंग्रेज तो मुझे इसलिए याद आ गया कि हम लोग अभी बैंकॉक से लौट रहे, तो शंकर महादेवन का एक छोटा बेटा जो है, वो मेरे को एयरपोर्ट की जो बस होती है उसमें आके उसने ज़ोर ज़ोर से आपका लिखा हुआ ये गाना मुझे बेस्ट लगता है, और बच्चा है, उसने ये गा के सुनाया। इट वॉज सो ब्यूटीफुल। कौन सा गाना? ये ओवर अंग्रेज जो अच्छा, ये Good afternoon, sir. Sir, today with the merging of media, what is the next step for advertisers? See, we are living in times of very, very complex media landscape. Today it is very difficult to reach out to the consumer. Today's consumer is completely spoiled. आज का जो consumer है, it has got so many choices. आप अगर देखें, पहले नहीं होता था कि इतने सारे channels available हैं. Today, if you want to advertise on a particular program, you do not know whether that person is going to be the appointment viewing, as we call it. That's on decline. You have social media there, you've got digital media, internet, and also a shopping mall. Now a shopping mall is fighting with a cinema theater at the same time. This same person could, get his enjoyment out of going to a mall, who was earlier only going to a theater. In a small town earlier, only avenue for entertainment you had was a cinema hall, a theater, and you could release a film. In earlier days when we were growing up, you had these programs like Mahabharata and Ramayana, and everybody used to watch it. So if you put an ad there, you are absolutely assured that your ad is going to reach out to people. But today is such a complex media landscape that the planning in terms of how you get your consumer and how you get your audience has become a big task, and it really is a complex task. हेलो सर। सर मैं ये जानना चाह रहा था, आपने शीला दीक्षित और कांग्रेस और बीजेपी के लिए, इन तीनों के लिए आपने ऐड क्यों किया सर? क्योंकि दोनों आपस में दूर विरोधी पार्टी है। और सर दूसरा प्रश्न है, आपने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में कहा था जैसे सटना का मतलब किसी को वहाँ पर मालूम नहीं था जब आप शूट कर रहे थे, तो क्या सर हिंदी के शब्द सिमट रहे हैं? जी, दोनों अलग अलग सवाल हैं। पहला सवाल तो ये कि वी आर प्रोफेशनल, सो वी आर a very large company which I represent. McCann is which I am the CEO of this company called McCann Erickson, which is world's largest advertising agency. So we have a large footprint of clients, and कोई भी हमको अगर अपना as far as उनका प्रोडक्ट लीगल है और इस देश में उसकी एडवर्टाइजिंग हो सकती है, तो अगर हमें कोई अप्रोच करता है तो हम उसको हमारी कंपनी के अलग अलग विंग्स हैं, वो उसको सर्विस देते हैं। कोई डिजिटल एडवर्टाइजिंग करता है, कोई डायरेक्ट मार्केटिंग करता है, तो हम उनको मना नहीं करते, बिकॉज इट्स अ बिजनेस आउट ऑफ एवरीथिंग। इट्स नॉट योर आइडियोलॉजी। जब कोका कोला आप का ऐड बनाते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि कल को फिर और किसी कंपनी का आप ऐड नहीं बनाते।
तमाम तरह की प्रोडक्ट्स है मार्केट में. एज फार एज द प्रोडक्ट्स आर अलाउड बाय द गवर्नमेंट टू बी सोल्ड, टू बी एडवर्टाइज्ड, हम लोगों को उसके साथ करना चाहिए. और इट शुड बी परफेक्टली, सो दैट्स अ वेरी प्रोफेशनल डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ अ कंपनी कि वो किसके साथ काम करें और किसके साथ. कुछ मना करने का वक्त होता नहीं, क्योंकि मना करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज योर बिजनेस. रही बात शब्दों की, ये बात आप सही कह रहे हैं कि जो शब्दावली है, जो वोकैबुलरी है, वो इस वक्त, कई बार गुलजार साहब से मैं इस बात का जिक्र करता हूँ कि जब वो लोग ज़्यादा वो यंग थे उस वक्त, लोगों की शब्दावली, लोगों की जो वोकैबुलरी थी वो बड़ी थी. आज मुझे सट के बैठना जैसी चीज़ जो है उसके लिए विवाद करना पड़ता है. बातचीत होती है कि ये सटना कौन समझेगा, सटे सचे से ये रिश्ते, मैंने लिखा था उसमें ब्रेक के बाद में. तो काफ़ी लोग कह रहे सटना का मतलब नहीं समझ में आया. तो ऐसे युग में आप जी रहे हैं जहाँ पे शब्द जो है सिकुड़ रहे हैं. मुझे इस बात से परहेज नहीं है कि SMS जैसा शब्द हमारी भाषा में आ जाए और हमारे पास हम ये कहें कि SMS भी एक हिंदी भाषा का शब्द बन जाए. लेकिन SMS शब्द अगर संदेश शब्द की हत्या करके आता है तो मुझे परहेज है उस बात से. जहाँ पे संदेश से आते हैं वहाँ SMS आते हैं, नहीं कह सकते आप. भाषा को आपने ज़्यादा बड़ा बनाना है, उसको, उसके पंख फैलाने हैं, उसका आकाश उसका विस्तार करना है, न कि उसे छोटा करना है. आप नए शब्दों को शामिल कीजिए और पुराने शब्दों को न छोड़िए, क्योंकि शब्द जब मरता है, शब्द जो है वो भाषा का एक संस्कृति का कैप्सूल होता है. जब एक शब्द मरता है तो उसके साथ साथ वो संस्कृति भी मरती है, वो सिर्फ अकेले नहीं मरता. सर माय सेल्फ प्रियंका. सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, बहुत सारी फिल्मों में आपने हीरो के साथ काम किया है. आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है और आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है? सर आमिर खान को छोड़कर. अच्छा. नहीं, अभी फरहान के साथ मैंने काम किया, भाग मिल्खा भाग लिखी, तो मुझे लगा फरहान ने बहुत अच्छा अभिनय किया, तो बहुत मज़ा आया फरहान के साथ काम करने में. तो अब मैं कहूँगा फरहान बहुत अच्छे लगते हैं मुझे. सलमान खान बहुत अच्छे लगते हैं. वो फिल्म ज़्यादा चली नहीं थी, पर लंदन ड्रीम्स मैंने की थी उनके साथ, बहुत मज़ा आया था उनके साथ काम करने में. ही इज़ अ फैंटास्टिक पर्सन टू वर्क विद. बहुत दिलदार आदमी है. एक तरह का माहौल बनता है उनके साथ काम करने में. तो मुझे लगता है कि जो भी लोग जिनके साथ भी मैंने काम किया, एक्चुअली सलमान के साथ मैंने एक और फिल्म की है जो वो भी थोड़ा आर्ट टाइप की फिल्म थी, फिर मिलेंगे. बहुत खूबसूरत फिल्म है, अगर आपने नहीं देखी है बहुत अच्छी. उसके गीत भी बहुत सुंदर है. एक तो जीने के इशारे मिल गए, उसमें बहुत अच्छा गाना है, और खुल के मुस्कुरा ले. मैं आपको खुल के मुस्कुरा ले की 2 लाइनें गा के सुनाता हूँ, क्योंकि ऐसे गीत हो जाते हैं जो मेरे प्रिय हैं, लेकिन लोगों ने ज़्यादा सुने नहीं. खुल के मुस्कुरा ले तू, दर्द को शर्माने दे. खुल के मुस्कुरा ले तू, दर्द को शर्माने दे. बूंदों को धरती पर साज एक बजाने दे. हवाएं कह रही हैं आजा झूले जरा. गगन के गाल को चल जाके छूले जरा. खुल के मुस्कुरा ले तू, दर्द को शर्माने दे. बूंदों को धरती पर साज एक बजाने दे. एक्सक्यूज मी सर. प्रसून जी, कौन से ऐसे एक्टर हैं जिनके लिए आप गाना चाहेंगे? आपको लगता है स्क्रीन पर आपकी आवाज़ उस एक्टर को सूट करेगी? नहीं, मुझे किसी एक्टर के लिए नहीं गाना है. मैं ठीक है, कोई आप कभी सोचा होगा कि मैं स्वांतः सुखा ही गाता हूँ, और अभी ऐड में अपनी आवाज़ें मैं बदल के देता हूँ. अभी आप एक ऐड देख रहे हैं, मैंने ये बताया नहीं किसी को, यहाँ बता रहा हूँ. अभी ऐड आया फरहान और दीपिका वाला, वो आवाज़ मेरी है भाई. वो गाना, वो आवाज़ जो आ रही पीछे, दिल में रॉकेट फूटने लगे, वो मेरी आवाज़. चलिए, और कोई? एक्सक्यूज मी सर. जी सर, देश की आधी आबादी को हक कैसे मिलेगा, ये आप अपनी पोएट्री के जरिए कुछ बताएं. हम किसको आवाज़ को?
आधी आबादी देश को। की आधी आबादी को महिलाओं को हक कैसे मिलेगा, ये अपनी पोइट्री के जरिए कुछ बताएं। कैसे मिलेगा? कहते हैं कलम में अपनी बड़ी ताकत पोइट्री होती है के प्रसून जी। अभी तो मैंने लिखा नहीं, इस तरह से नहीं लिखा है, सर कुछ 2 लाइनें हो जाए। प्रसून हाँ। जी आप डिस्क्राइब कर दीजिए, लाइनें मत बताइए। कहते हैं कलम में बड़ी ताकत होती है, समाज में बदलाव लाने के लिए कुछ लाइनें, कुछ एक शब्द भी काफी होते हैं। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? और रिसेंटली क्योंकि हम देख रहे हैं कितना बदलाव आ रहा है हिंदुस्तान के समाज में। नहीं, मैं ये कहूँगा कि बदलाव के लिए सबसे पहली बात ये है कि बदलाव जिन लोगों को चाहिए उन लोगों को सक्रिय होना पड़ेगा। कहीं ऐसा दौर ना आ जाए कि देखिए एक तरह की पॉलिटिक्स निकली है, वो पॉलिटिक्स से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन लोग अपनी समस्याएं बता सकते हैं। लोग अपने आंसर्स जानते होते तो आपको क्यों चुनते भाई? तो कई बार ऐसा मुझे लगने लगता है कि अपीजमेंट की कहीं ऐसा माहौल ना बन जाए कि लोग अपने आंसर्स भी देने लगे, लोग ये भी बताने लगे कि हमें कैसे निजात मिलेगा। लोगों ने कहा कि भाई हमें बिजली नहीं है, लेकिन वो उनको बिजली कैसे मिलेगी अगर वही बताने लगे तो फिर आपकी क्या ज़रूरत है वहाँ पे? तो मुझे लगता है एक तो सक्रिय होना चाहिए लोगों को, डेफिनेटली अपने अधिकारों के प्रति सचेष्ट होना चाहिए, लेकिन उसके बाद सही लोगों को चुनना बहुत ज़रूरी है। पीपल हु कैन रियली प्लान एंड टेक डिसीजंस। आवाज़ का उठना बहुत ज़रूरी है, जो उठ चुकी है, और वो उठी हुई आवाज़ बंद नहीं होनी चाहिए, उसे और मुखरित होना चाहिए और बलवती होना चाहिए, और उसके बाद सही लोगों का चुनाव करना चाहिए, और उसके लिए वोट भी करना बहुत ज़रूरी है, और वोट भी करना चाहिए। और कोई? Good afternoon, sir. Sir, internally the slowdown has pushed advertisers online. Digital is the big medium there, unlike here. Please share your thoughts. Digital. Yeah. Yes, digital is a very big medium. People sitting in this room right now are all connected. I know you are on Twitter, you are on Facebook, or we are living in an era where we are completely connected. In fact, आज हम एक ऐसे एरा में जी रहे हैं, जैसे आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। Earlier, we could live in a very island and suspended state. Like what is happening in United States at this moment did not bother you. But right now, if a product has a problem, is suppose accused of exploitation of a certain society or community, and this comes out in US or in Indonesia or in Vietnam, right now you can come to know. Suppose आप एक product consume करने जा रहे थे, suddenly आपको एक tweet आता है कि फलां शहर में, फलां देश में इस product की कंपनी ने फलां अत्याचार किया है, तो शायद आपके हाथ से वो ग्लास चला जाए, आप बोले यार इसको नहीं छुएंगे हम। So we are living in a connected world where what happens in one part of the world has potential of damaging you anywhere else. So it's a very, very connected world we are living in, and the reality, so there is no suspended reality, no sort of island status, no shying away from the fact that I could not do justice in one part of the world and it should not affect me in another part of the world. So you have to be really very careful today when you're marketing a product, because we are living in a very new connected reality. प्रसून जी, आपका कंफ्यूजन ऐसा लगता है अब सब लोगों को पसंद आ रहा है, बहुत पसंद आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा आपकी सिंगिंग की तारीफ करें, राइटिंग की तारीफ करें, आपके मैं अंदर तो स्वाभाविक रूप से आप लोगों के साथ थिंकर है उसकी तारीफ करें। मुझे प्रीचिंग करना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू टीच, आई ओनली नो वन थिंग कि मैंने जो लाइफ में सीखा है वो जिस तरह से भी गा के गुनगुना के कह के आप लोगों से शेयर कर सकता हूँ, बस इतना ही कर। इसकी एक डाउन साइड भी होगी प्रसून जी, आपके क्रिटिक्स ये कहते हैं कि सब कुछ आप ही कर लेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? भाई मैं जितना कर सकता हूँ वही कर रहा हूँ, मैं तो वो नहीं कर रहा हूँ जो मैं नहीं कर सकता। हेलो सर, वन क्वेश्चन। हेलो सर, माई सेल्फ शिवम भट्ट। सर ये पूछना था, जो रंग दे बसंती मूवी है उसका सॉन्ग रूबरू आपने लिखा है जी, तो सर वो बड़ा अच्छा सॉन्ग है, यूथ ओरिएंटेड सॉन्ग है जी। तो सर आप अभी जैसे शब्दावली वोकैबुलरी की बात कर रहे थे, तो सर उस गाने की शुरुआत ऐस साला अभी अभी ऐसे शुरू होती है, तो सर ये जानना चाहता हूँ कि आपके मन में उस समय क्या विचार चल रहे थे, आपने इस वर्ड से जो गाना शुरुआत करा, कोई और अल्टरनेटिव भी हो सकता था? ये बड़ा अजीब सी बात है, मुझे अभी ख्याल आया, तब मैंने ऐस साला से शुरुआत किया था, और इस बार जो मैंने गाना किया जिंदा, उसमें भी साला का यूज है, यू नो, कोयला काला है, कोयला काला है, चट्टानों ने पाला है, अंदर काला बाहर काला पर सच्चा है साला। तो तब साले से शुरुआत की थी, अब साले पे एंड किया है।
सर 2 लाइन गुनगुना सकते हैं इफ यू डोंट माइंड? कौन सा? सर रूबरू। अभी अभी हुआ यकीन कि आग है मुझ में कहीं, हुई सुबह मैं जल गया, सूरज को मैं निगल गया रूबरू, रोशनी रूबरू रोशनी है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। प्रसून जी, ये अब क्योंकि ये एस साला का जिक्र आया तो एक सवाल मेरे जहन में ये आ गया कि कोई भी फिल्मों से जुड़ा शख्स कभी मीडिया के सामने आता है तो ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि वल्गैरिटी जो आजकल की राइटिंग्स में, गानों में, मूवीज में दिखाई दे रही है, उस पर आपका क्या टेक है? आपकी राइटिंग्स में वो नहीं दिखता है, आप मर्यादा के अंदर ही रहते हैं, लेकिन यो हनी सिंह नहीं, गलत है, वो नहीं होना चाहिए। आई थिंक वल्गैरिटी की एक लेकिन सुपर हिट है प्रसून जी, पॉपुलर है आजकल। तो सुपर हिट तो कुछ भी हो सकता है ना, पोर्नोग्राफी भी सुपर हिट है। हेलो सर, दिस इज दीक्षा फ्रॉम आइजम्स। सर, आपका कोई आइडल था जिसके जैसा आप बनना चाहते थे या सिर्फ आप प्रसून जोशी बनना चाहते थे? मेरे ख्याल से सिर्फ प्रसून जोशी बनना चाहता था। मुझे एक्चुअली बहुत से वक्त में अलग अलग तरह के लोग इंस्पायर करते थे, तो इफ आई पॉइंट आउट वन पर्सन इट विल बी अनफेयर, सो आई थिंक इवेंचुअली आई वांटेड टू बी प्रसून जोशी। सर, आप एक बार ओरी चिरैया जो आपने सत्यमेव बस अब बहुत गाने हो गए सर, प्लीज एक सॉन्ग। रुक जाइए, एक सेकंड थक गए प्रसून जी। और कोई सवाल हो तो बताइए। हेलो सर, एक करके। एक्सक्यूज, हेलो सर, डॉक्टर अमिताभ गलगोटियाज। लास्ट एक बौद्धिक वर्ग से जुड़े व्यक्ति के लिए आम लोगों के लिए लिखना कितना कठिन है और आपके लिखने की प्रक्रिया क्या है? आई डोंट नो। पहले तो मैं खुद को बौद्धिक या बुद्धिजीवी कहना चाहूँगा या कहला सकता हूँ, पर अगर आपको लगता है तो आपका धन्यवाद। और लेकिन बुद्धिजीवी की सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि कई बार बुद्धिजीवी नपुंसक हो जाते हैं, और वही एक जो चीज़ है वो नहीं होनी चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि लोगों तक आपकी बात पहुँचे, और कह देने भर से, स्पेशली अगर आप पॉपुलर कल्चर से जुड़े हैं और आप अपनी बात को संप्रेषित करने में विश्वास रखते हैं और आपको लगता है आपकी बात जो है उससे कुछ फ़र्क पड़ता है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जिन बिंबों का, जिस भाषा का आप इस्तेमाल करें वो लोगों तक पहुंच सके, और उसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं। उसके लिए लोक भाषा भी समझनी पड़ती है, लोगों के जो ख्यालात में परिवर्तन आ रहा है उसे समझने की कोशिश करनी पड़ती है। आप अपनी एक कल्पना लोक में रहकर ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लोग आपके साथ साथ चलते रहेंगे, लोगों से भी आपको जुड़ना पड़ेगा। इट्स अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, ये टू वे ट्रैफिक है। जितना आप देते हैं उतना आपको लेना भी होता है। अगर साहित्य समाज का दर्पण है तो साहित्य समाज को शेप भी करता है, तो ये एक टू वे ट्रैफिक है। उसकी एक जिम्मेदारी है, उसके लिए काम करना पड़ता है, लगातार पल्स ऑफ पीपल आपको समझनी पड़ती है, और मुझे लगता है वो एक तरह की जिम्मेदारी है। हेलो सर, बस आखिरी सवाल, लास्ट सवाल। हाँ सर, मैं धर्मवीर भारती। सर, मेरा प्रश्न है कि जैसे आज जितनी फिल्में आ रही हैं उनमें डायलॉग्स में गाली वगैरह का यूज होता है, कुछ अपशब्द का यूज होता है, लेकिन जैसे जो नए राइटर हैं जो लिखना चाहते हैं, ये भी कहा जाता है कि आप समाज को ऑब्जर्व करके और जो समाज की जो भाषा है उसको आप रखो। तो एक सर नए राइटर के लिए एक समस्या सामने खड़ी हो जाती है कि हम उस भाषा के मर्यादा पालन करते हुए हम उसे कैसे बचें और डिटो उसी चीज़ को हम कैसे रखें डायलॉग्स में। देखिए, समाज में खासकर महिलाओं का जब जिक्र आता है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं दोहरे मापदंड होते हैं। जो हम कहते हैं महफिलों में, सभाओं में बैठकर, वो हम प्रैक्टिस नहीं करते। मैं आपको मसलन एक एग्जाम्पल देता हूँ माँ का। अगर आप माँ के बारे में कोई अपशब्द लिख दें, कह दें, गा दें, तो मैं देखना चाहूँगा उसके बाद आप घर से बाहर कैसे निकलते हैं। नहीं निकल पाएंगे आप। सवाल ये है कि क्या महिलाओं का अपमान करके हम लोगों को स्कॉट फ्री जाने देते हैं? हाँ, जाने देते हैं। जिस दिन हमारे पास वो नो टॉलरेंस पॉलिसी होगी कि हाँ, हम माँ
की तरह। माँ के बारे में आप कह के देख लीजिए, माँ कोई भी एक अपशब्द लिखिए और वो गीत बना के दिखाइए मुझे, कोई नहीं बना सकते आप। महिलाओं के लिए आप इसलिए कर लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसे मौन स्वीकृति दे रहे हैं, और वो जब तक वो मौन स्वीकृति मिलती रहेगी आप ये दोहरे मापदंड होते दिखाई देंगे आपको। वही लोग जो इन गानों को क्रिटिसाइज करते हैं अपने घर की बर्थडे पार्टीज में बच्चों के साथ उन गानों पर नाचते हैं। तो जब तक वो बदलेगा नहीं, उसका एक्सेप्टेंस भी तो बदलना चाहिए ना। कहीं वो गाने बिक रहे हैं, हिट हो रहे हैं, और हिट कौन करा रहा है? वो आम आदमी वही हिट करा रहा है जो कह रहा है कि मुझे इससे प्रॉब्लम है, और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो होनी चाहिए। कई लोग ये दलील देते हैं कि हमारी लोक संस्कृति में गालियों का बहुत प्रयोग है, वहाँ पे महिलाओं का इस तरह का प्रयोग है। क्या लोक संस्कृति सैक्रोसेंट है? क्या उस पर आक्षेप नहीं कर सकते आप? अगर कहीं भी गलती हुई है तो अब वक्त क्या नहीं आ गया उसे सुधारने का? अगर है तो सुधारने का वक्त आ गया, तो सुधारा जाना चाहिए। द फैक्ट दैट यू आर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन टुडे, यहाँ पर आप ये सवाल पूछ रहे हैं, ये बदलाव के संकेत ही तो हैं, और क्या है। प्रसून जी, सेशन खत्म कर रहे हैं बस, आप भी थक गए होंगे। गुस्ताखी माफ करिएगा। नहीं, बिल्कुल। आपके लिए आप ही की लाइन कह रहा हूँ जो आपने कभी बहुत पहले लिखी, पता नहीं आपको याद भी होगी या नहीं। रास्ते की धूल का एक एक कतरा उड़ उड़ कर यही कहेगा यहाँ से कोई गुजरा था। ये शायद आपने बहुत पहले लिखा था। प्रसून जी बहुत बहुत शुक्रिया। बस जाते जाते आपसे गुजारिश ये है, क्योंकि ये सारे के सारे बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं मीडिया की, कोई फिल्मों में, कोई एडवर्टाइजिंग में, मीडिया में, न्यूज़ में जाना चाहता है, इनके लिए आपकी तरफ से कोई मैसेज जो इनकी हेल्प करे करियर बिल्ड करने में, सीखने में? नहीं, मैं जैसे पहले भी कह रहा था कि एक तो आप लोग का जो ये वक्त है ये आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा। जितना भी आपको एक्सप्लोर करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, बिल्कुल मत घबराइए। अगर आपको रास्ता नहीं मिल रहा है तो उससे भी मत घबराइए, क्योंकि धीरे धीरे, हम तो दलिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो अपने हुनर पर विश्वास रखिए और एक्सप्लोर करते रहिए। कोई मुश्किल नहीं है, किसी को देर सवेर, किसी को जल्दी मिल गया, किसी को थोड़ा लेट मिले, लेकिन आपकी मंजिल आपका इंतज़ार कर रही है, वो सही मंजिल है। बस उस पर विश्वास रखिए और प्रैक्टिस कीजिए। जो भी आपका हुनर है उसको और मांझिए, उससे बिल्कुल मत घबराइए, आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच प्रसून जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मदद मिली होगी इन सब बच्चों को। प्रसून जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए और हम अपने कुछ आप हमारे मंथन में आए, अपने गाने गुनगुनाए, कुछ सुनी अनसुनी कहानियाँ भी बताए। हम तो यही चाहेंगे कि आप हर बार यहाँ आए और अपनी जादुई आवाज़ और शब्दों की कारीगरी से बार बार लगातार हमारा मन मोह ले जाए। Now let's announce the prizes of creative writing and AdMed competitions. सबसे पहले मैं अनाउंस करना चाहूँगी विनर ऑफ एड मैच शो। द फर्स्ट प्राइज गोज टू सत्यवती कॉलेज। द एड कैंपेन वाज कोका कोला। खुशविंदर, राजू कुमार and Dhruv Kumar. Give them a big round of applause. They made an ad on Coca-Cola. You are very lucky to get an ad making award from the ad guru himself. Thank you so much. I would like to call upon the second prize winner. It goes to Galgotias University. The product was Fairness Cream. The winners are Aditi, Nick Shubha and Tejaswini. Aditi, Nick Shubha and Tejaswini. Please get yourself clicked. That's a golden opportunity for you. There is a tie for the second place. Jimsi, Jagran Institute has also got the second prize. They did an ad on Move. The winners are Aditi, Achal, Saurya and Vinay. Please come up on stage, Jimsi.
Play all night. Let's get it poppin' all day. Play all night. You all are very lucky to receive an award from Anuradha ma'am and Prasoon Bajpai. I'm in Miami, bitch. Now I would like to call upon the winners of creative writing. The first prize goes to Aditi Sharma, Galgotias University. The second prize goes to Alia Ali of IMS Noida. We have 3 consolation prizes in this category. Alia Ali, IMS Noida, please come on the stage and collect your award from ma'am and sir. Consolation prize goes to Shashank of Jimsi. Aditendra Singh from IMS Noida. And Richa Madan of Trinity. These were the awards for creative writing in English. Now I would like to announce creative writing Hindi. Winners are the winners of creative writing Hindi are Shrestha Singh from Galgotia University gets the first prize. Second prize goes to Jimsi, Prashant from Jimsi. We have 3 consolation prizes in this category. Madhubala Chauhan, Monica Chauhan from Madhubala. Shresh gets the first prize, Prashant gets the second prize. We have 3 consolation prizes in this category. Monica Chauhan from Madhubala, Madhur Rai Aizoms, and Shilpi Rawat Aizoms. This is Madhur Rai and Shilpi Rawat get the consolation for creative writing in Hindi. These awards were judged by Iqbal Rizvi, Deputy Executive Producer IBN 7 and Naveen Kumar, Associate Editor News Express. Thank you ma'am, thank you sir.